अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग पर बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का बिहेवियर इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ। बेसिकली कंस्ट्रक्टर चेनिंग होता क्या है? अगर आप किसी चाइल्ड क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं और आप चाइल्ड के किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी और कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं जो कि उसी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है, डेट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो नोटपैड पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक एग्जांपल कोड करता हूँ और हम अपने प्रीवियस तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। देन आज के जो टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग, उसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्लास बनाता हूँ ए नाम से। देन मैं अपनी एक सेकंड क्लास बना लेता हूँ जिसको मैं बी नाम देता हूँ और इनहेरिटेंस करवा लेता हूँ और ए को बी क्लास का पेरेंट सेट कर देता हूँ। इनहेरिटेंस के लिए हम लिखेंगे एक्सटेंड्स का कीवर्ड, देन अपनी पेरेंट क्लास का नाम, और इसी के साथ मैं एक थर्ड क्लास भी बनवा लेता हूँ जिसको मैं सी नाम देता हूँ और इसके अंदर मैं अपना मेन फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक देन वॉइड और मेन। इसी के अंदर मैं स्ट्रिंग देन ब्रैकेट्स args और यहाँ पर मेन की बॉडी। तो आप देखिए कि ये मेरी थर्ड क्लास है, ये मेरी सेकंड क्लास है और ये मेरी फर्स्ट क्लास है। अगर मैं अपनी बी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ देन होगा ये कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर बी के मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल तो होंगे ही, लेकिन उसे ए के भी मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल इनहेरिट होकर मिलने वाले हैं। और इस इनहेरिटेंस के दौरान कंस्ट्रक्टर फंक्शन का क्या रोल होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बाय राइटिंग सुपर कीवर्ड। तो किस तरह करेगा कि क्योंकि इस केस के अंदर मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टर ना चाइल्ड के अंदर बनाया है ना ही तो पेरेंट के अंदर बनाया है, तो कंपाइलर खुद से बनाएगा। वो कैसा बनाएगा? पब्लिक बी इस तरह का फंक्शन बनाएगा। कब बनाएगा? जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी ऑब्जेक्ट का नाम देन न्यू कीवर्ड और इसी के साथ ही क्लास का नाम। अब देखें, जैसे ही मेरी ये स्टेटमेंट कंपाइलर रन करेगा तो क्या होगा? बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट उसी वक्त क्रिएट होता है जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ उसी वक्त स्टार्ट होती है जब उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। तो क्या करेगा कंपाइलर हमारी बी क्लास के अंदर आएगा। इस बी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्योंकि हमने नहीं लिखा वो खुद से बनाएगा और कुछ इस तरह का बनाएगा, और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर वो सुपर कीवर्ड की मदद से कॉल करेगा पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को। और हम ये भी जानते हैं कि सुपर का कीवर्ड पहले रन होगा बजाय इसके कि इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम कोई और कोडिंग भी लिख देते हैं। अगर यहाँ हम कोई एक कुछ और हमने कोडिंग की हुई है, कोई वेरिएबल को डिक्लेरेशन करवाया हुआ है, इनिशियलाइजेशन करवाई हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो काम हमारा नहीं होगा। पहले जैसे ही हमारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की कॉल के बाद जो फर्स्ट काम होगा वो ये होगा कि फ़ौरन ही पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। और ये जो कॉलिंग कंपाइलर परफॉर्म कर रहा है कि वो खुद से सुपर का कीवर्ड लिखकर और हमारे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ये सिर्फ उसी केस के अंदर ही करेगा जब हमारे पेरेंट के अंदर
नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मौजूद हो। अगर हम पेरेंट के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट खुद लिख देते हैं तो फिर ये मैंडेटरी है कि हम अपने चाइल्ड के अंदर भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद बनाएं और ये सुपर का कीवर्ड खुद से लिखें और खुद कॉल करें अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को। तो देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरह का दिखता होगा। पब्लिक कंस्ट्रक्टर नेम बी, देखिए सॉरी मैं यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाना भूल गया, और यहाँ पर तो देखिए ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कंपाइलर बनाने वाला है और ये क्या है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो इस केस के अंदर तो कंपाइलर ये ड्यूटी परफॉर्म कर देगा कि वो आपके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को खुद से सुपर का कीवर्ड लगा के कॉल कर देगा और आपका ऑब्जेक्ट बना देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट दे देते हैं इंट x, तो अब देखिए क्या होगा। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बी क्लास का, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन रन होगा और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनते ही आपका सुपर का कीवर्ड कंपाइलर इस तरह से लिखेगा। अब ये सुपर का कीवर्ड तब सफिशिएंट है जब आपकी पेरेंट क्लास के अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो जो कि 0 आर्ग्यूमेंट के साथ हो। तो कंपाइलर ऊपर आएगा, वो चेक करेगा, उससे कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं मिलेगा जो कि विदाउट आर्ग्यूमेंट हो, तो यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप अपने सुपर के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करें, आप कोई ना कोई वैल्यू दें। और वैल्यू कब देंगे, क्योंकि कंपाइलर तो ऐसा तो नहीं बनाएगा ना, आपका सुपर का कीवर्ड ऐसा तो नहीं लिखेगा खुद से जिसके अंदर वो वैल्यू भी खुद दे दे। तो वैल्यू देनी है तो फिर आपको सुपर का कीवर्ड खुद से लिखना होगा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये तमाम डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर की थी। आज बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी कंस्ट्रक्टर चेनिंग पर। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है। अगर मैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर, तो मैं ये बना चुका हूँ ना 0 आर्ग्यूमेंट, एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, यानी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करता हूँ। मैं लिखता हूँ पब्लिक देन कंस्ट्रक्ट अपनी क्लास का नेम और इसके अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट के साथ बना देता हूँ। अब देखिए इस मेरी बी क्लास के अंदर जो कि एक चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर 2 कंस्ट्रक्टर फंक्शंस मौजूद हैं, एक 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और एक 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। 2 से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी हो सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स, यानी कि उनके जो यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उनमें डिफरेंस होगा। 3 के साथ एक बना लें, 4 के साथ बना लें, लेकिन फ़िलहाल हम समझने के लिए 2 ही बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करें उसके अंदर कोई वैल्यू ना पास करें, यानी कि ऑब्जेक्ट आप कॉल करें 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के साथ, यानी कि यहाँ पर आपको कोई वैल्यू ना देनी पड़े, लेकिन जब आपका 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर चले तो वो चलते समय ही आपके किसी न किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दे। तो फिर वो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर एक वेरिएबल भी बना लें इंट y नाम से। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अब जब मैंने ये इस तरह से क्लास बनाई है, इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कि मैंने अपने क्लास को बनाते हुए कोई भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं कॉल तो करूँ विदाउट गिविंग एनी पैरामीटर, और इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसी क्लास के अंदर बनाए गए दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लूँ। तो देन वो मैं किस तरह करूँगा, मैं लिखूँगा इसके अंदर दिस कीवर्ड और साथ ब्रैकेट। तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हम जब सुपर लिखते हैं, सुपर किसको रिप्रेजेंट करता है, सुपर रिप्रेजेंट करता है आपके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, और दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट करता है आपके करंट, यानी कि जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो आप यानी कि
जिसका आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, जो आपका ऑब्जेक्ट बना है, उसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करता है दिस। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम बी एक चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर उसी क्लास का दूसरा कंस्ट्रक्टर चलाएं, तो हमें दिस कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ इस ब्रैकेट के अंदर, अगर तो वो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पर आप दिस के अंदर एक आर्ग्यूमेंट देंगे वैल्यू, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर सुपर भी लिख देते हैं और दिस भी लिख देते हैं, क्योंकि हमने अपने पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर तो चलाना है ना, तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए कि आप एक वक्त में दोनों ये रेफरेंस वेरिएबल जो दिस और सुपर के किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं लिख सकते। या आप दिस यूज़ करें या फिर आप सुपर यूज़ करें, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो क्योंकि अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर उसी का दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करें, तो हम दिस लिखेंगे। तो क्योंकि अब हमने दिस लिख दिया है, तो यहाँ पर सुपर तो नहीं लिखा जाएगा, ना ही तो हम लिख सकते हैं, ना ही कंपाइलर लिख सकता है। फिर क्या होगा, अब हमारा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? तो देखिए कंपाइलर आपका किस तरह वर्क करेगा। आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो आपका कंपाइलर आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर जाएगा जिसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और वो उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के लिए कंस्ट्रक्टर तो रन होना है ना, तो वो उसको कॉल करेगा जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट बनाते हुए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन रन होगा। आपका जैसे ही ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा, तो उसके अंदर आपने एक लाइन लिखी हुई है। आपने क्या लिखा हुआ है कि इसी क्लास के अंदर मौजूद एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को चलाया जाए। तो क्योंकि अब एक आर्ग्यूमेंट आपने दिया है, तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब इसके अंदर मैं x, जो हमने एक वेरिएबल y बनाया है, उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा देता हूँ x की। तो देखिए आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसको ये जो इनिशियलाइजेशन हो रही है ये ऑटोमेटिकली कर देगा। तो अब आप देखें कि इस इनिशियलाइजेशन से पहले क्या होगा। इस इनिशियलाइजेशन से पहले ये होगा कि कंपाइलर खुद से आपकी सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर का कीवर्ड लिखेगा और आपके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, ठीक है। आपका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर तो आपने कंपाइलर को ऑप्शन नहीं दिया था ना कि वो आपके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, क्योंकि आपने खुद से एक दिस लिख दिया था और फिर ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया था कि आप सुपर लिख सके यहाँ पे। लेकिन जब सेकंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपकी चाइल्ड क्लास का कॉल हुआ, तो उसके अंदर तो कंपाइलर ने सुपर का कीवर्ड लिखा और इस इनिशियलाइजेशन से पहले आपके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। देन जब आपका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो उसके बाद आपका ये इनिशियलाइजेशन जो आपने y के अंदर x की वैल्यू को असाइन करवाया है, ये असाइनमेंट चली। तो देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग इसको बोलते हैं कि आप किसी चाइल्ड क्लास के अंदर, जैसे मेरी बी चाइल्ड क्लास है, उसके एक कंस्ट्रक्टर के अंदर उसी क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। तो मैंने कैसे किया है ये काम? मैंने अपनी चाइल्ड क्लास बी के अंदर दो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाए हैं, एक 0 आर्ग्यूमेंट के साथ और एक 1 आर्ग्यूमेंट के साथ, और मैंने अपने 0 आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल किया है दिस कीवर्ड की मदद से 1 आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा
कि किस तरह से हम अगर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर उसी क्लास का दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो देन वो कॉलिंग किस तरह हो रही होती है। और फिर हम क्योंकि पढ़ चुके हैं कि हमारे पेरेंट के मेंबर फंक्शंस और मेंबर वेरिएबल भी इनहेरिट होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पेरेंट क्लास भी बने। और वो कब बनेगी? जब आपकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। तो अब आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन किस तरह कॉल होता है। जब हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखते हैं तब कैसे कॉल होता है, जब हम मल्टीपल लिख देते हैं तब कैसे कॉल होता है। तो अब ऐसा भी हो सकता था कि मैं यहाँ पर दोबारा दिस लिख देता, मैं ऐसा करता दिस और यहाँ पर मैं 3 वैल्यू पास कर देता 10 और 67। और इसके लिए ज़रूरी था कि मेरे यहाँ पर चाइल्ड के अंदर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना होता जिसके अंदर मैंने 3 आर्ग्यूमेंट लिखे होते। ठीक है, तो फिर क्या होता? फिर आपका इसी क्लास के अंदर मौजूद 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता और उस 3 वाले के अंदर आपके सुपर कीवर्ड को लिखकर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपके इस लेक्चर से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चंस है या कोई कन्फ्यूजन है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स के अंदर उसे दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।